नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। मैं अनुज राज पुरोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है नोबल एजुकेशन ग्रुप। सभी बच्चे कैसे हैं भाई, सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, है ना। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे को क्या पढ़ना है, आवर्त सारणी की चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है भाई, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण या आवर्त सारणी कहाँ से आई, आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उन सबों के बारे में हमारे को इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है, या इस चैप्टर के अंदर क्या है, इन सारी की सारी चीजों को हमारे को समझना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना बच्चा। किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चा, मेंडलीफ की थ्योरी या आवर्त सारणी, है ना। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी के बारे में क्या बात कर रहे थे, क्या क्या बातें कर ली कि मेंडलीफ ने क्या कहा था कि जब हमने तत्वों को एक अरेंज मैनर में या एक निश्चित क्रम में जमाया, तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या हुआ, उनके गुणों में क्या हुई, पुनरावृत्ति हुई। कौन से गुणों में, रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों में क्या हुई, निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हुई। यानी कि यहाँ पे मेंडलीफ ने क्या कहा था कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो परमाणु भार है वो किसके हैं भाई, आवर्ती फलन है, हमारे रासायनिक और भौतिक गुणों के आवर्ती फलन है। मतलब क्या है, परमाणु भार जो है वो इस पे भौतिक गुणों पे भी और रासायनिक गुणों पे भी निर्भर करता है, यानी कि उसकी वजह से यहाँ पे पुनरावृत्ति आती है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने एक पॉइंट और लिखा था कि भाई यहाँ पे जो हमारे जो मेंडलीफ थे, उन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी के अंदर कुछ ब्लॉक्स को क्या करा था, खाली छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम तक वहां पे तत्वों को क्या है, ज्ञात ही नहीं किया गया था। उस टाइम तक वहां पे तत्वों को ज्ञात नहीं किया गया था, तो उन्होंने क्या किया था, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। जैसे हमने बात किया था बोरोन के लिए, है ना बच्चा, ये बोरोन के लिए बात किया था, बोरोन, एल्यूमिनियम। फिर यहाँ पे जो रिक्त स्थान थे, तो एल्यूमिनियम के बाद आने वाले तत्वों को उन्होंने क्या कहा, एका एल्यूमिनियम कहा। इसी तरीके से उन्होंने सिलिकॉन के बाद आने वाले तत्वों को एका सिलिकॉन कहा था। ये हमने बातें कर ली थी। ठीक है, तो एका सिलिकॉन कहा गया था। तो यहाँ पे अब हमारे को पता है, यहाँ पे क्या आता है, जर्मेनियम, और यहाँ पे क्या आता है, गैलियम आता है। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर हमारे को 2-4 पॉइंट और लिखने हैं। ठीक है, काफी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ही हमारे आवर्त सारणी का मूल तरीका है, जहां से आवर्त सारणी निकली है। तो यहाँ पे क्या किया था, मेंडलीफ ने कुछ तत्वों के परमाणु भारों में सुधार किया था। जो मेंडलीफ से पहले गलत दिए गए थे। जो मेंडलीफ से पहले क्या है, गलत दिए गए थे। ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या किया था, उन परमाणु भारों में भी सुधार किया था जो क्या है, मेंडलीफ से पहले क्या दिए गए हैं, गलत दिए गए थे। यहां पे क्या नाम है, यू बेईमान इंसान और पिटो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास तत्व हैं। ये है हमारे पास यूरेनियम, ये है बेरिलियम, ये है इंडियम, ये है ऑरम, ये इसको क्या कहते हैं, गोल्ड भी कहते हैं, और ये हमारे पास प्लेटिनम। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे क्या है, इन तत्वों की यहाँ पे क्या कहता है, इन्होंने परमाणु भारों को सुधार किया था। याद कैसे रखना है, यूं, है ना, यहाँ पे याद कैसे रखना है, यूं, या इधर ही लिखो, है ना, नीचे लिखेंगे तो याद रहेगा। यू बेईमान इंसान और पिटो। ठीक है, तो ये बच्चा है ट्रिक है याद करने की, है ना, कि भाई ऐसे तो हम क्या है याद नहीं कर सकते। यहाँ पे 5 नाम है, ये क्या है, यूरेनियम है, बेरिलियम है, इसको क्या कहते हैं बच्चा, बेरिलियम। यू का मतलब क्या है, यूरेनियम। आईएन का मतलब है इंडियम, क्या है, इंडियम। और एयू का मतलब है ऑरम, या इसको हम कहते हैं
गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और पीटी जो है हमारे पास क्या है, प्लेटिनम है। क्या है बच्चा, प्लेटिनम है। तो यहाँ पे मेंडलीफ ने ये चीज बताई कि भाई इनमें परमाणु भार में क्या किया गया, सुधार किया गया। फिर हम देखते हैं अगली चीज के मेंडलीफ ने क्या कही थी। मेंडलीफ के अनुसार यहाँ पे क्या है, मेंडलीफ के अनुसार है ना, या मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, है ना, ऐसे लिखना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, फिर इसके आगे डैश लगाना और लिखना कुल तत्व या ज्ञात कुल तत्व बराबर 63। कितने ज्ञात तत्व थे जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, तो उस समय उसके पास ज्ञात तत्व थे 63, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास अक्रिय गैसें, क्या उस समय तक अक्रिय गैसें उपस्थित थी, तो अक्रिय गैसें भी उपस्थित नहीं थी। अक्रिय गैसें कैसी थी भाई, अनुपस्थित थी। ठीक है, अक्रिय गैसें क्या थी हमारे पास, अनुपस्थित थी। कुल तत्व क्या थे, 63 थे, यानी 63, और अक्रिय गैसें अनुपस्थित थी। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था भाई यहाँ पे 7 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, 7 वर्ग होते हैं, नहीं 7 आवर्त होते हैं, सॉरी, है ना। उन्होंने क्या कहा था भाई 7 हमारे पास क्या होते हैं, कुल आवर्त लिख लो, कुल आवर्त, कुल आवर्त कितने बताया था, 7 बताया था। उसके बाद कुल वर्ग, कुल वर्ग, ठीक है। तो कुल वर्ग भी कितने थे, यहाँ पे 7 बताए थे इन्होंने, है ना। मतलब क्या बताए थे, 7, जिसके अंदर 1 से 8 तक, ठीक है, 1 से 8 तक थे हमारे पास, ठीक है। कुल कितने वर्ग थे भाई, 7 के। मतलब इसके अंदर एक के अंदर 2 वर्ग थे, है ना। इसके अंदर क्या था, उन्होंने बताया था एक जो है 1 से लेके 8 तक हमारे पास क्या होते हैं, वर्ग। मतलब क्या होता है, फैमिली, या जो हम इस प्रकार के जो बात करते हैं आवर्त सारणी के अंदर, जो हम खड़ी बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो आज के टाइम में हमारे को पता है कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। तो यहाँ पे क्या है, 7 वर्ग कहना तो गलत है, कि भाई यहाँ पे क्या बताया था, 16 वर्ग होते हैं, क्योंकि 1 से लेके 8 तक इसमें जितने भी वर्ग आएंगे उसको हम गिन लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीजें तो नोट करनी है, अभी जो लिखा रहा हूं वो नोट कर भी सकते हो और नहीं भी, तो ज्यादा ध्यान दे भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसे इन्होंने नोटेशन दिया था, उसके बारे में अगर नोट करोगे तो बहुत ही अच्छा है, चीजों को समझने में आसानी मिलेगी, ठीक है। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, और ये ग्रुप हो गया हमारे पास 8वां। तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ए और बी हमने क्या है, 2 इसके अंदर फैमिलीज को बांट दिया, ए और बी। इसी तरीके से इसमें, इसी तरीके से इसमें भी बांट दिया, इसमें भी बांट दिया, इसमें भी बांट दिया, इसमें भी बांट दिया, इसमें भी बांट दिया। और यहाँ पे कुछ तत्वों को इन्होंने क्या है, अलग से जमाया था। यहाँ पे क्या किया, 8वें वर्ग के अंदर कुछ तत्वों को अलग से जमाया था। तो ए के अंदर उन्होंने क्या किया, एस व पी ब्लॉक के तत्वों को लिया। क्या लिया बच्चा, एस व पी ब्लॉक के तत्वों को इन्होंने ए में लिया, और डी ब्लॉक के तत्वों को इन्होंने क्या किया, बी में लिया। तो इन सबके अंदर इन्होंने क्या किया, ऐसा ही क्रम देखा कि भाई ए के अंदर तो इन्होंने क्या लिया, एस व पी ब्लॉक के तत्वों को लिया, और बी के अंदर क्या लिया, डी ब्लॉक के तत्वों को लिया, ठीक है। 8वें ग्रुप के अंदर चाहिए, तुम्हारे को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ना, कि भाई यहाँ पे क्या है, इन्होंने कुछ इस टाइप से लिया था, ठीक है, रुथेनियम, रोहिडियम, पीडीपीटी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे इन्होंने डी ब्लॉक के तत्वों को क्या किया था, थोड़े वो डी ब्लॉक के तत्वों को यहाँ पे अलग से 8वें वर्ग के अंदर रखा था, कि भाई इनके गुणधर्म उन्होंने क्या पाए, इनके परमाणु भार अलग पाए, तो इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहां से हमारे को पता चलता है कि भाई कुल वर्ग कितने थे हमारे पास, तो इन्होंने जो बताए थे उसके अनुसार यहाँ पे थे हमारे पास कितने भाई, 7 दूनी 14 और एक 15 वर्ग के बारे में बताया था। पर आज हमारे को पता है कितने वर्ग होते हैं बच्चों, 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, यहाँ पे लिख लो एस व पी व डी, है ना। ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ताकि चीजों को समझ सके हम, है ना। समझ में आ गया होगा बच्चा कि यहाँ पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जिसका है भाई एनसीईआरटी में जिक्र तो नहीं है, लेकिन एक सारणी बना रखी है, तो वहां पे हम उसकी भी चर्चा करते हैं कि वहां से वो क्या बताना चाहते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है,
या मेंडलीफ की आवर्त सारणी से मेंडलीफ की आवर्त सारणी से तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में सहायता करती। ठीक है, उन्होंने क्या कहा भाई, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में क्या करती है, सहायता करती है। कैसे सहायता करती है कि भाई अगर मेरे पास पहला वर्ग है या A1 है तो वहां पे उस वर्ग के लिए मेरे पास उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहां पे लिखो उच्चतम ऑक्सीकरण तो यहां पे उन्होंने बताया कि उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या कौन सी होगी कि जो वर्ग की संख्या होगी, जो वर्ग की संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। उस वर्ग के लिए, उस वर्ग के लिए उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। किसको कहेंगे बच्चा कि भाई उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या कब होगी, यहां पर लिख देता हूं भाई उच्च ऑक्सीकरण बराबर वर्ग संख्या, है ना, कि भाई जिस वर्ग में उपस्थित होगा उस वर्ग की संख्या ही उसकी क्या होगी, उच्च ऑक्सीकरण नंबर होगी। तो फर्स्ट ए आ गया, इसी तरीके से सेकंड ए आ गया तो उसकी क्या हो गई, +2 हो गई। इसी तरीके से क्या आ गया, थर्ड ए आ गया जिसकी क्या है +3 हो गई। अभी एग्जांपल की बताऊंगा, एक एक एग्जांपल भी देखेंगे जिससे क्या है चीजें की और क्लियर होने में मदद मिलेगी। फिफ्थ ए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी +4, यहाँ पे हो जाएगी +5, ठीक है। इसी तरीके से 6th ए, इसी तरीके से 7th ए और यहाँ पे 7th ए तक ही बात करते हैं, ठीक है। तो +5 हो जाएगी, +6 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी +7 हो जाएगी, ठीक है। तो इनके एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चा। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, ये तो हमारे पास क्या है एस ब्लॉक के तत्व हैं। पहला ग्रुप एस ब्लॉक का, दूसरा ग्रुप भी क्या होता है एस ब्लॉक का होता है। समझते चलो, सुनते चलो, फिर जब हम आवर्त सारणी बनाएंगे तो ये वाली पीछे की चीजें क्या हो जाएगी तुम्हारे को वापस से अच्छे से दिमाग में आ जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है Na2O, है ना, Na2O, MgO सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो हो गए हमारे एस ब्लॉक के तत्व। अब पी ब्लॉक की बात करें, यहाँ पे क्या आएगा बोरोन, कार्बन, है ना, बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम, अरे एल्यूमिनियम नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आएगा। तो बोरोन के अंदर क्या करूं, या बोरोन की फैमिली में कौन आता है, आलू आता है, यहाँ तक यानी क्या आता है मतलब एल्यूमिनियम आता है, Al2O3 हो जाएगा, आलू है भाई ये, है ना, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ ये भी सिखा देता हूँ, 10वीं में वैसे तुम लोगों ने सीखा होगा, फिर मैं ये सिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है, सोडियम जो है ये +1 कंडीशन में है। यहाँ पे बात करें इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है बच्चा, +1 है, यानी सोडियम के ऊपर क्या लगा दिया, +1 लगा दिया। साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कितनी अवस्था होती है, -2 होती है। ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज होता है, या ऑक्सीजन की उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका कंपाउंड या यौगिक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ले जाऊंगा इसके नीचे, इसको ले जाऊंगा इसके नीचे। चार्ज को यहाँ पे नोटिस नहीं करना है, सिर्फ संख्याओं को एक दूसरे से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, Na2O का निर्माण हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो गया, Na2O का निर्माण हो गया। कैसे हुआ समझ में आ गया। अब देखो इसी तरीके से Al+3 है, फिर क्या है O-2 है, तो ये -2 नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, क्या बन गया Al2O3 का निर्माण हो गया। कैसे हो रहा है निर्माण, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या बात करते हैं, कार्बन के अंदर सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, SiO4 सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा, SiO4 हो जाएगा,
ठीक है, सिलिकॉन की +6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +6 भी लगा सकते हैं, पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा, तो वहां पे क्या है, हम जा ही नहीं रहे माइनस लगाने पे। SO3 ले लेते हैं, है ना। सिलिकॉन में क्या लेंगे भाई, सिलिकॉन की जगह फॉस्फोरस ले लेते हैं। फॉस्फोरस ले लेंगे तो दिक्कत क्या होगी, कम होगी तुम्हारे को समझने में। P2O5 ले लेते हैं, है ना। P2O5 क्या होता है हमारे पास, होता क्या है वो तो बाद में बात करेंगे, पहले तो इसका मॉलिक्यूल देख लो, है ना। P2O5 होता है, फिर सल्फर आएगा, नाइट्रोजन के अंदर कौन सा आएगा, सल्फर आ जाएगा, है ना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अरे ये तो उल्टा लिख दिया भैया, ये दोनों नहीं आएंगे बच्चा इसमें, SiO2 आएगा, है ना। SiO2 आएगा, इसमें आएगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। यहाँ पे आएगा सल्फर SO3, है ना, Cl2O7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोरीन के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए हमारे पास नंबर आ गए। ये है एग्जाम्पल जिससे हम समझ सकते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इतनी है। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है 11th के अंदर, उसके अंदर हम ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां ऑक्सीकरण नंबर, अपचयन नंबर सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तब हम उसको नोटिस कर देंगे या यहाँ पे समझ लेंगे भाई क्या चीज हुई थी। पर ये याद रखना भाई, वर्ग की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या क्या है, वर्ग की संख्या ही उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अलग होती है। तो उच्च तो याद रखनी है कि भाई कितनी होती है, उसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। बच्चा बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार बता दो, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, फिर मेंडलीफ की कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या कमियां थी उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या कमियां था। तो सबसे पहली बात कि मेंडलीफ ने क्या कहा था बच्चा कि भाई यहाँ पे जो हमारे जो रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होते हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के अनुसार। यानी उन्होंने क्या कहा कि आवर्त सारणी में हम परमाणु भार के अनुसार अगर क्या है तत्वों को व्यवस्थित करते जाएंगे तो एक निश्चित क्रम के बाद क्या आ जाएगा, भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता देखने को मिलती है। तो उन्होंने क्या किया, परमाणुओं को परमाणु भार के अनुसार क्या कर दिया, परमाणु भार के अनुसार इस आवर्त सारणी के अंदर ऊपर और नीचे अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि भाई यहाँ पे कुछ जगह तो ये चीजें सही थी कि भाई परमाणु भार बढ़ रहा था तो जैसे जैसे तत्वों की संख्या भी बढ़ रही थी, पर कुछ जगह ये क्या हो रहा था, आगे जाने पर या हम क्रम के अनुसार अगर आगे जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे परमाणु भार की संख्या घट रही थी। यानी कि यहाँ पे ये चीज जो है पूरी तरीके से खारिज हो जाती है कि मतलब ये परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं होते। कौन, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म जो होते हैं परमाणु भारों के आवर्ती फलन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ जगह ऐसा देखा गया कि जहां पे क्या हो रहा था, हमारे ये परमाणु भार बढ़ने की जगह क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, है ना। परमाणु भार जो हो रहा था वो बढ़ने की जगह क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये इसके नियम की सबसे बड़ी कमजोरी रही कि भाई इन्होंने क्या माना था, परमाणु भार माना था। पर मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी पर सबसे ज्यादा काम किया था, है ना। मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी पर सबसे ज्यादा काम किया था, इसलिए भाई इसको आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। आवर्त सारणी का जनक तुम्हारे को पूछे कौन है, तो हमारे मेंडलीफ भैया क्या है, आवर्त सारणी के जनक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो भाई आवर्त सारणी के जनक कौन है। इनकी कमियों से पहले लिख लेना बच्चा, है ना, कमियों से पहले लिख लो कि भाई आवर्त सारणी के जनक या फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इंग्लिश में लिखें तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जनक या पितामह कौन है हमारे पास, मेंडलीफ है बच्चा। ठीक है, कोई शक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब लिखो भाई इसी के अंदर कमियों के अंदर पहला पॉइंट लिखो, है ना। और क्या क्या चीजों को नहीं बता पाए एक बार अपन बात कर लेते हैं, फिर हम लिख लेंगे, है ना। तुम्हारे को मैं बोल बोल के लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेन कॉपी साथ में रखो और साथ साथ चीजों को लिखते हुए चलो। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, समस्थानिक और समभारिक बात करी थी। समस्थानिक जिसमें क्या हो रहा था, परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु भार अलग था। इसी तरीके से समभारिक की बात करी थी, भाई परमाणु भार समान था, परमाणु क्रमांक अलग अलग थे।
तो वहां पे समस्थानिक और समभारिक के लिए कुछ भी स्पष्टता नहीं बताई गई। समभारिक और समस्थानिक के लिए कोई भी स्पष्टता मैंडलिफ नहीं दे पाए थे। और मैंडलिफ क्या नहीं कर पाए थे, तो मैंडलिफ ने क्या नहीं बताया था कि भाई धातु, अधातु और उपधातु में वो कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं खींच पाए थे। धातु, अधातु और उपधातु में वो कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं खींच पाए थे। मतलब उन्होंने नहीं बता पाए कि भाई कौन से हमारे पास कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं और कितने उपधातु हैं। इसके बारे में मैंडलिफ कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया था। मैंडलिफ के आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन की, एक्टिनॉइड्स की, है ना, हाइड्रोजन की H2 की या हाइड्रोजन की लेंथेनॉइड्स की, है ना भाई, लेंथेनम जो तत्व होता है Ln, इतना तुम्हारे को पता नहीं होगा, है ना, धीरे धीरे सीखोगे। तो यहाँ पे क्या है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में, एक्टिनॉइड का कोई स्पष्ट स्थान वो प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, है ना, कोई भी स्पष्ट स्थान वो प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड के कोई स्पष्ट व्याख्या या कोई स्पष्ट स्थान आवर्त सारणी के अंदर वो दे ही नहीं पाए थे। और हाइड्रोजन तो भाई अभी भी क्या है, एक समस्या है कि भाई यहाँ पे आवर्त सारणी के अंदर क्या रखें, आज तक की समस्या है। हाइड्रोजन क्या है, दो ग्रुप से मिलता जुलता होता है, मतलब इसके दो खास बायले होते हैं, है ना, खास बायले हाइड्रोजन के, मतलब ये एक के साथ भी रह सकता है, दूसरे के साथ भी रह सकता है, ठीक है। तो इसकी क्या है, स्थिति अस्पष्ट होती है, इसलिए इसको एस लॉग के ऊपर खांचे में डाल दिया जाता है, ठीक है बच्चा। तो अब क्या है, कमियों के अंदर चीजों को लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट लिखो, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखोगे भाई, क्या लिखोगे कि मैंडलिफ के अनुसार, या मैंडलिफ लिखो बच्चों, मैंडलिफ गुणों में होने वाली, मैंडलिफ गुणों में होने वाली पुनरावृत्ति को, गुणों में होने वाली पुनरावृत्ति को समझा नहीं पाया था, गुणों में होने वाली पुनरावृत्ति को समझा नहीं पाया था। समझा नहीं पाया था, ठीक है। मैंडलिफ ने आवर्त सारणी में, इसके आगे लिखना है बच्चा, मैंडलिफ ने आवर्त सारणी में, मैंडलिफ ने आवर्त सारणी में, मैंडलिफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। मैंडलिफ ने आवर्त सारणी में परमाणु भार के तत्वों को क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, है ना, बढ़ते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित किया। परंतु कुछ स्थानों पर, परमाणु भार बढ़ने की बजाय, घट जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर परमाणु भार बढ़ने की बजाय घट जाता था। अतः, है ना, परमाणु भार बढ़ने की बजाय घट जाता था। अतः मैंडलिफ की आवर्त सारणी तत्वों के आवर्ती फलन को, मैंडलिफ की आवर्त सारणी तत्वों के आवर्ती फलन को समझाने में, मैंडलिफ की आवर्त सारणी तत्वों के आवर्ती फलन को समझाने में असक्षम रही थी। मैंडलिफ की आवर्त सारणी तत्वों के आवर्ती फलन को समझाने में अस्पष्ट रही थी, है ना, समझाने में असफल रही थी। इतनी बात लिख ली होगी, तत्वों को समझाने में क्या रही थी, असफल रही थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, मैंडलिफ की आवर्त सारणी में समस्थानिक, है ना, मैंडलिफ की आवर्त सारणी में समस्थानिक व समभारिक की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। मैंडलिफ की आवर्त सारणी में
समस्थानिक व समबारी की कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। ठीक है, कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। उसके बाद पॉइंट लिखो, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड का हाइड्रोजन, लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड का कोई स्पष्ट स्थान नहीं था, है ना, कि भाई मैंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड का कोई स्पष्ट स्थान नहीं था। ठीक है, उसके बाद लिखो मैंडलीफ ने आवर्त सारणी में, उसके बाद लिखो मैंडलीफ ने आवर्त सारणी में असमान तत्वों को, मैंडलीफ ने आवर्त सारणी में असमान तत्वों को एक साथ वर्गीकृत किया, है ना। मैंडलीफ ने आवर्त सारणी में असमान तत्वों वाले गुणों को, असमान तत्वों वाले गुणों को एक ही वर्ग में रखा, असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा तथा समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा, तथा समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा। जैसे फर्स्ट ए व सेकंड बी, जैसे फर्स्ट ए व सेकंड बी में तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता में, फर्स्ट ए व सेकंड बी में तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। फिर भी मैंडलीफ ने इन्हें एक ही वर्ग में रखा, साथ में या एक ही वर्ग में रखा। ठीक है, फिर भी मैंडलीफ ने इन्हें एक ही वर्ग में या एक ही स्थान पर रखा। ठीक है, मैंडलीफ ने इन्हें एक ही स्थान पर रखा। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखो कि यहाँ पे मैंडलीफ की आवर्त सारणी में, है ना, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में लिखो मैंडलीफ की आवर्त सारणी में धातु, अधातु, आवर्त सारणी में धातु, अधातु व उपधातु के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन नहीं, कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। ठीक है, तो मैंडलीफ की आवर्त सारणी में धातु, अधातु व अपधातु के मध्य कोई भी स्पष्ट विभाजन नहीं था। तो ये हमारे पास क्या है, मैंडलीफ की आवर्त सारणी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारी नई आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चर्चाएं करेंगे। उससे पहले ये लिख लो बच्चा, यहाँ पे ये एक पॉइंट है लास्ट वाला, इसको फटाफट नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं भाई, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है बच्चा लोगों, बोर तो नहीं हो रहे, इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा,
थोड़ी सी चीजें क्या है, नई है। आधुनिक आवर्त सारणी जो किसके द्वारा दी गई थी बच्चों, बाय हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, बाय हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी। हेनरी मोजले, मोजे वाला मोजले नहीं है भाई, है ना, हेनरी या मोजा ही मोजा वाला मोजले नहीं है, मोजेले हो गया ये, है ना भाई, इंग्लिश वाला ठीक है ना, मोजले, ये बिंदी हटा देना ये वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। अब इनकी सबसे खास बात क्या रही कि इन्होंने देख लिया कि भाई परमाणु भार के पे तो हमारे रासायनिक और भौतिक गुणधर्म में क्या हो रही है, बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। तो फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो तत्वों के जो हमारे पास रासायनिक व भौतिक गुणधर्म हैं वो किसके आवर्ती फलन होंगे, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। तो ये पॉइंट नोट करना है। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जो है ये परमाणु क्रमांक, इसको नोट करना भाई। अभी तक तो क्या चर्चाएं चल रही थी, जितने भी साइंटिस्ट आए थे क्या कह रहे थे, परमाणु भार पे हमारे ये चीजें निर्भर करती है, इनके गुणधर्मों में जो आवर्तिता होती है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब जब इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आवर्त श्रेणी के अंदर जचाया है ना, जब इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जचाया, जब इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जचाया या बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जब उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात लगाने पर तत्वों के, है ना, तो बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात लगाने पर, सॉरी बच्चा, है ना, निश्चित अंतराल के बाद लगाने पर, निश्चित अंतराल ये तो लगाना जरूरी है बच्चा, यहाँ ये नहीं लगाया तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। निश्चित अंतराल के पश्चात गुणधर्मों में पुनरावृत्ति पाई गई। यानी यहां से इन्होंने साबित कर दिया कि भाई अगर हम आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इनको जचाएंगे तो क्या है, चीजें एक के बाद एक अपना आप सेट होती चली जाएगी। वो अपने रासायनिक गुणों के अनुसार, भौतिक गुणों के अनुसार एक ही क्रम में या एक ही वर्ग में जचती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर या लगाया तब इनको निश्चित अंतराल के पश्चात गुणधर्मों में पुनरावृत्ति पाई गई।
यानी यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि भाई यहाँ पे हमारे जो गुणधर्म है, कौन से गुणधर्म, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, ये क्या है, परमाणु भारों के ही आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के ही क्या होते हैं बच्चा, आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु भारों पर ही निर्भर, परमाणु क्रमांकों पर, सॉरी है ना, परमाणु क्रमांक के बारे में तो जानते हो, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे वीडियो देखे थे, बताया था भाई कैसे हमारे पास परमाणु क्रमांक आता है, कौन सा परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, उसके बारे में सारी चर्चाएं कर ली थी। तो अब इसी के अंदर क्या बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये क्या है, आधुनिक आवर्त नियम जो है, ये आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करने का क्या कारण है, तो यहां पे इन्होंने क्या बताया कि भाई जो हमारे गुणों के अंदर पुनरावृत्ति हो रही है, एक के बाद एक रासायनिक या भौतिक गुणों में पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका सीधा साधा संबंध किसमें है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही इनके परमाणु क्रमांकों के या भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के समान होने का कारण है। इनके समान होने का कारण क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। इन्होंने कहा कि भाई जिस वर्ग के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, समान होगा, तो उस पूरे के पूरे वर्ग के अंदर गुणों में क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। और वर्ग में हमें पता है कि भाई आगे देखेंगे कि वर्ग के अंदर क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, समान रहता है। यानी इस वर्ग वाले जो हमारे पास तत्व होते हैं उनके गुणधर्मों में क्या होती है, रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहां पे लिखना है कि भाई प्रत्येक वर्ग के सभी तत्वों के प्रत्येक वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षक, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं बच्चा, संयोजी कक्ष कह सकता हूं। बाह्यतम कक्षक या संयोजी, यहां से सही नहीं दिख रहा है तो इसको साफ कर देता हूं। बाह्यतम कक्षक ठीक है, बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान समान होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान समान होता है। अतः या इसी कारण वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म का मान या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में
भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में पुनरावृत्ति पाई, भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में पुनरावृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पुनरावृत्ति का कारण क्या है? बाह्यतम या संयोजी कोष। संयोजी कोष कौन सा होता है कि भाई यहाँ पे जो हमारा एटम है उसके बाह्यतम कोष के अंदर, इस वाले बाह्यतम कक्षा के अंदर, कक्षा लिख लो भाई ना, कक्षा लिख लो, कक्षक अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बाह्यतम कोष के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमारे क्या होती है? वर्ग के अनुसार होती है। और अगर इनकी संख्या समान है तो वर्ग में उपस्थित भौतिक व रासायनिक गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद क्या करते हैं? पुनरावृत्ति करती है। इनके गुणधर्मों में क्या होती है? पुनरावृत्ति पाई जाती है। तो यहां से क्या पता चल गया? हमारे को पता चल गया कि भाई यहाँ पे हमारे भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं तत्वों के आवर्ती फलन होते हैं। अतः इसके अनुसार इससे पता चला कि तत्वों के गुणधर्म उसके या उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के नहीं, परमाणु क्रमांकों के, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहां से क्या हो गया? हमारे मोजले के बारे में हमने क्या है चीजों को स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी सी चीजें इसके अंदर और बची हैं, बाकी सब चीजें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद। ठीक है बच्चों।